हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफ बढ़िया चल रही होगी। तो मेरे दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जर्नल की रिवीजन कराई और काफ़ी सारे बच्चों ने आज डाउट्स भी पूछे। और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज हम जर्नल में ही अब हम थोड़ा जीएसटी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जीएसटी क्या होता है यार, ये टैक्स का क्या चक्कर है। एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने जाओगे तो आपको दो तरीके की एंटिटी देखने को मिलेंगी। एक एंटिटी होती है रजिस्टर्ड एंटिटी, एक होती है नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी। रजिस्टर्ड एंटिटी का मतलब है वो एंटिटी जो कस्टमर से क्या कर सकती है, टैक्स चार्ज कर सकती है। देखो टैक्स क्या होता है, टैक्स पहले आप लोगों को समझना चाहिए। टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी एंड बाय द गवर्नमेंट, या फिर किसी भी एक पर्सन जो टैक्स ले रहा है, जो लोगों से चार्ज कर रहा है थ्रू द प्रोविजन ऑफ लॉ। टैक्स ऐसा नहीं होता मेरा मन नहीं है देने का तो मैं नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता है। टैक्स का मतलब कंपल्सरी एक्सटॉर्शन, आपसे कंपल्सरी पैसा लिया जाएगा। या तो गवर्नमेंट खुद लेगी या फिर कैसे लेगी, किसी के थ्रू लेगी। जब आपसे गवर्नमेंट खुद लेती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन। जैसे आपके इंजेक्शन लगा आपको दर्द सीधा होएगा, बोलो हाँ या ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो इनडायरेक्टली लिया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमेशा किसके ऊपर जाता है, फाइनल कस्टमर के ऊपर जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने मेरे को बोला, हाँ जी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था बच्चों, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब गवर्नमेंट जिससे लेगा उसी को पे करना है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, आप आगे जाकर पढ़ोगे। जैसे कि कल को आप इनकम कमाओगे, आपको अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, गवर्नमेंट एक लिमिट को एग्जाम्प्ट करती है कि भाई आपको इतने तक टैक्स नहीं देना, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक फंडामेंटल है, क्योंकि टैक्स से ही क्या होती है, इकोनॉमी चलती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब किससे चलते हैं बच्चों बताओ, टैक्स से। गवर्नमेंट का जो मेजरली रिवेन्यू रहता है वो क्या रहता है, टैक्स रहता है। अब टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट टैक्स की कोई चर्चा नहीं करेंगे, वो आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल, बीकॉम सेकेंड ईयर में या फिर सीए फाइनल लेवल पे पढ़ने को मिलेगा। अब बेसिकली एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जिसका फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाता है, कस्टमर के ऊपर, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन होता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करा, मेरे को बोला, गवर्नमेंट ने मेरे को बोला संजय भाई टैक्स ले तू अपने बच्चों से, तो मैं क्या करूंगा, आपसे टैक्स लेकर किसको जमा कराऊंगा, गवर्नमेंट। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, होलसेलर को सामान बेचा। तो मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को सामान बेचा तो उसने होलसेलर से टैक्स लिया, फिर किसको जमा कराया, गवर्नमेंट को। होलसेलर ने किसको सामान बेचा, जल्दी से बताओ, रिटेलर को। तो होलसेलर ने क्या करा, रिटेलर से सामान बेच के टैक्स लिया, फिर उसमें जो उसने मैन्युफैक्चरर को पे करा था उसका क्रेडिट लेके जो वैल्यू एडेड टैक्स था उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स बना वो जमा कराया गवर्नमेंट को। फिर ऐसे फाइनली जो टैक्स पे करता है उसमें कौन पे करता है बच्चों, ध्यान रखना, कंज्यूमर। अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर के ऊपर जाता है। समझ में आई या नहीं? अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, वरना मैं आप लोगों को बिल्कुल तरीके से भी बता देता। हाँ जी, इधर देखो सारे बच्चे। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो एक बारी फंडामेंटल आप समझ लीजिए। कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वरना फिर आपको आईटीसी का चक्कर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चिंगम बार फेंके बेटा जी, पढ़ाई कर ले। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लायर से क्या खरीदेगा बच्चों बताओ, रॉ मटेरियल परचेज करेगा। रॉ मटेरियल क्या करेगा, परचेज करेगा। तो जब वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, देखो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जीएसटी एक तरीके का वैल्यू एडिड टैक्स है। ये सब वैसे मैंने आपको समझा भी रखा। जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स? वैट नहीं, अभी उनको नहीं जाना, आप जाओ। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है बेटा, वैट होता है। वैट क्या है, बेसिकली वैल्यू एडिशन। जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन करेगा तो गवर्नमेंट कहती है भाई मुझे उस पर टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट क्या कहती है, मुझे उस पर तो टैक्स चाहिए। अब एक ही आइटम 10 जगह जाएगा, देखना आप ध्यान से समझना इधर। वैसे हमारे पास दो तरीके का टैक्स देखने को मिलेगा, एक होता है इनपुट टैक्स
और एक क्या होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट, दूसरा क्या होता है आउटपुट। इनपुट हम तब पे करते हैं व्हेन, जब हम लोगों ने कोई सामान क्या करा है, परचेज किया है। अब आप अपने आप को एज अ बिजनेस मानकर चलना, कस्टमर नहीं मान के चलना, क्योंकि कस्टमर के लिए तो कस्टमर तो आगे बेचता ही नहीं है, उसके लिए आउटपुट आएगा ही नहीं। तो इनपुट हमेशा जब हम व्हेनेवर वी आर परचेजिंग समथिंग, चाहे हम कोई एसेट परचेज कर रहे हो, चाहे हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, तो हम कौन सा टैक्स पे करेंगे, इनपुट। और अगर हम किसी भी सामान को हम सेल कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर सेलिंग समथिंग, चाहे वो एसेट बेच रहे हो चाहे वो गुड्स बेच रहे हो, तो हम कौन सा टैक्स कलेक्ट करते हैं, कौन सा टैक्स कलेक्ट करते हैं, आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को हम कलेक्ट करते हैं अगली पार्टी से जिसको हम बेच रहे हैं, और आउटपुट टैक्स को हम कलेक्ट करते हैं, और इनपुट टैक्स को हम क्या करते हैं, पे करते हैं। अब ये समझ में आएगा, ध्यान रखना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट टैक्स का क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। इस वर्ड को आप समझ लेना क्या मतलब है इसका। आउटपुट टैक्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है, इसको हमें किसको देना होता है, गवर्नमेंट को। ये किसको देना है बच्चों, बताओ, गवर्नमेंट को देना। ध्यान रखना, टैक्स लेने की जो पावर है, टैक्स अल्टीमेटली जाता किसके पास है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलावा टैक्स कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आउटपुट टैक्स देखो, गवर्नमेंट ने मेरे को ऑथराइज किया है क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, और रजिस्टर्ड पर्सन ही खाली टैक्स लेने के लिए क्या रहता है, लायबल रहता है या एलिजिबल रहता है। खाली रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स ले सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी टैक्स नहीं ले सकता। अब रजिस्टर्ड पर्सन वो है जिसने अपने आप को जीएसटी में क्या कर रखा है, रजिस्टर्ड करा रखा है। जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या कर रखा है बच्चों, बताओ, रजिस्टर्ड करा रखा है। समझ में, उसके लिए हमें जीएसटी नंबर मिल जाता है। जैसे आप देखोगे तो संजय क्लासेस का जो पहले वाले जो बिल्स हैं, वहां पर आप देखोगे जीएसटी नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। वो बात अलग है, अभी हम लोग जीएसटी नंबर नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमने कैंसिल करा दिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहले क्या था, हम लोगों ने अपना रजिस्टर्ड कराया हुआ था, हम टैक्स भी ले रहे थे, आगे हम गवर्नमेंट को क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, एक लिमिट रहती है। अगर कोई एंटिटी सालाना अपनी कलेक्शन उसकी मान लीजिए 40 लाख से ज्यादा है, अगर सालाना आपकी कलेक्शन कितनी है, 40 लाख से ज्यादा है, उस केस में आपको अपने आप को क्या करना पड़ता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी से बताओ। या फिर अगर हम बात करते हैं सर्विस का केस है, तो वो फिर पूरा जीएसटी वाली बात हो जाएगी इसमें। तो लेकिन एक बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है सर, कि सर खाली टैक्स कौन ले सकता है बच्चों, बताओ। टैक्स वो ले सकता है जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है। समझ में आई या नहीं है। अब ये कहता है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस जिसकी सालाना रिसीप्ट, जिसकी सालाना कलेक्शन अगर 20 लाख से ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 20 लाख से, तो गवर्नमेंट कहती है कि अब आप बड़ी एंटिटी बन चुके हो, बड़ा बिजनेस बन चुके हो, अब आप क्या करिए, अपने आप को जीएसटी में क्या करा लीजिए, रजिस्टर्ड करा। एक टाइम था हमारी भी टर्नओवर अच्छी हो जाती थी, तो हमने रजिस्टर्ड करा लिया था, बट हाँ 20 लाख से ज्यादा हो जाती थी सालाना, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इधर देखेंगे सारे बच्चे, तो अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, तो अब उस टाइम हम टैक्स लेके गवर्नमेंट को दे रहे थे। समझ में आई बात या नहीं। अब सर एक बार बताओ, जो नॉर्मल है, जो अनरजिस्टर्ड है, क्या वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, नहीं कलेक्ट कर सकता। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये हम अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए पढ़ेंगे ही नहीं। हम नॉर्मल जो आसपास की शॉप है, इनके लिए हम पढ़ेंगे ही नहीं। ये वाला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, हम किसके लिए पढ़ेंगे, उन सभी बिजनेस के लिए जो क्या है, रजिस्टर्ड है। पहली बात समझ में आई बात ये नहीं। तो जीएसटी, आप देखो, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, मैंने कस्टमर को सामान बेचा, उससे मैंने टैक्स लिया, तो मैं टैक्स अपनी जेब में नहीं रख सकता। ध्यान रखना सारे बच्चे, मैं टैक्स अपनी जेब में नहीं रख सकता हूं। टैक्स मैं किसको पे करूंगा बच्चों, बताओ, आई विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। समझ में आई बात ये नहीं। अब मैंने कहीं से सामान खरीदा है, अब यहां पर आप सही बच्चे समझ लेंगे, जब मैं सामान खरीदता हूं, मैं टैक्स पे करता हूं, उसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। और जब मैं सामान आगे बेचता हूं कस्टमर को, और मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। अब यहां से आप समझ लेना क्रेडिट का क्या चक्कर होता है। तो मैन्युफैक्चरर ने जब रॉ मटेरियल खरीदा, तो ये कौन सा रॉ मटेरियल लेकर आएगा, तो रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री क्या बनाएगा मैन्युफैक्चरर, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जवाब दो यार। मान लीजिए इसने 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, साथ में ये टैक्स पे करेगा, क्या पे करेगा, साथ में टैक्स। तो इनपुट टैक्स डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपए का, और टू कैश बैंक, कुछ भी हो सकता है, कैश बैंक या फिर सप्लायर। बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी से बताओ। तो इसके लिए सामान इतने का आया जी सर आपने इसको परचेज में क्यों नहीं इंक्लूड किया। मेरे दोस्तों, हमने इसको परचेज में इसलिए इंक्लूड नहीं करा, अगर हम इसको परचेज में इंक्लूड कर देते, तो ये तो टैक्स के अंदर कॉस्ट का पार्ट बन जाता।
ये तो किसका पार्ट बन जाता, कोस्ट। बट हमें इसका हमें इसे कोस्ट का पार्ट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, अभी समझेंगे। अब इसने आगे क्या करा, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा भैया, रॉ मटेरियल आया, ठीक है, 10,000 रुपए, इसने अपनी और भी खर्चे करे। इधर देख लो बेटा, इसने अपनी और प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर्ड करी, कन्वर्जन कॉस्ट इसने इनकर्ड करी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कुछ लगाया। मान लेते हैं इसने 12,000 रुपए की कॉस्ट और इनकर्ड कर दी। समझ आया नहीं है? तो अब इसको सामान कितने का हुआ, 22,000, और इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, मान लेते हैं 10% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा 2200 रुपए का, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो इसने सामान आगे बेचा 24,200 का। कितने का बेचा, 24,000। अब मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा, ध्यान से समझना, मैन्युफैक्चरर बेचेगा होलसेलर को। तो इसने क्या करा, जीएसटी कलेक्ट करा 10%। क्या कलेक्ट करा इसने, 10%। अब जब ये जो 10% कलेक्ट करेगा जीएसटी, ये वाला कौन सा टैक्स है, आउटपुट टैक्स। ये क्या है मेरे दोस्तों, आउटपुट। ये आउटपुट जीएसटी भी बोलते हैं हम इसको, वो बात अलग है, बाद में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बन जाएगा, वो मैं भी आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। पहले आप सिंपली फंडामेंटल समझ लीजिए। तो 24,200 का 10% बना 2,420 रुपए। अरे जवाब दो बेटा, 24,200 का 10% बना 2,420 रुपए। तो अब ये हमारे लिए कितने का बन जाएगा, ये आगे सामान कितने का बिकेगा, 26,620। समझ आई बात ये नहीं? तो प्लीज इसको हमेशा ध्यान रखना है, लाइफ टाइम काम आएगी। जब आप कभी भी प्रैक्टिकली काम करने जाओगे तो आपको यही सब जिस चीज, कोई आपका जो भी है जहां पर आप वो बोलेगा इनपुट बुक कर लो, क्रेडिट ले लो, आउटपुट है यार, ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ टाइम लगा रहा हूँ। जहां जहां चीजें फटाफट हो सकती है, देखा आप लोगों ने, मैंने 20 मिनट में जर्नल कराया, अब ये 20 मिनट में टॉपिक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो 26,620, जी सर बोलिए। अब देखो हमने सामान, अब जब ये सामान सेल करा, तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, पता है आप लोगों को सेल की क्या एंट्री बनाएंगे, सेल टू होलसेलर। होलसेलर को जब हमने सामान बेचा, तो ये मैन्युफैक्चरर क्या एंट्री बनाएगा, सिंपली अगर सामान कैश, पैसा बैंक से मिलेगा तो बैंक, कैश मिलेगा तो कैश डेबिट, उधार बाद में पैसा देगा तो डेटर डेबिट। जवाब दो यार। और टू क्या करेगा, ध्यान से समझना, टू क्या करेगा, सेल्स, और टू क्या लेगा, आउटपुट टैक्स। ये बात आपको समझ आती है नहीं आती है? ये आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, ये इसके लिए लायबिलिटी है। क्या है इसके लिए, लायबिलिटी। क्यों भाई, टैक्स का इस पे मतलब जो टैक्स इसके लिए थोड़ी है, इसको तो टैक्स किसको देना है, गवर्नमेंट को। जिस चीज पे हमारा हक ही नहीं होता वो तो क्या हमारी लायबिलिटी है। अब बताइए यहाँ पर ये कितने रुपए लेगा, 26,620, और इसके लिए सेल वैल्यू कितने की है, 24,200, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पार्टी है, क्योंकि क्या है ये रजिस्टर्ड, और इसको कंपलसरी है टैक्स चार्ज करना, इसलिए इसने टैक्स लिया। समझ आया आपको या नहीं है? इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ये गवर्नमेंट को कितने जमा करेगा। गवर्नमेंट कहती है यार एक बात बताओ, वो रॉ मेटेरियल ही तो आगे गया है। गवर्नमेंट कहती है रॉ मेटेरियल पे तो टैक्स हमारे पास पहले ही आ गया है। बोलो हाँ है ना, क्योंकि जब तूने रॉ मेटेरियल खरीदा था तो तूने तो पहले टैक्स दिया था, लेकिन तूने खाली कौन सी वैल्यू पे दिया था, रॉ मेटेरियल की वैल्यू पे। नहीं आई बात समझ? गवर्नमेंट ने, इसने क्या करा था, मैं मान लो मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं 1,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने किसको दिया था, रॉ मेटेरियल सप्लायर को। जवाब दो यार। और रॉ मेटेरियल सप्लायर ने अपनी जेब में तो नहीं रखा था, उसने क्या करा था, ये किसको दे दिया होगा, गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से मैं जो मैन्युफैक्चरर हूं, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे चुका हूं, 1,000 रुपए का। समझ आया नहीं है? तो गवर्नमेंट कहती है डोंट वरी, जो 1,000 का आपने दे दिया है इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, इसको आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट का मिल जाएगा, इसका मतलब बेनिफिट मिल जाएगा। डोंट वरी, ये आपके लिए एसेट की तरह है, इसकी वजह से आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको आपके मान लो 90+ मार्क्स आए, तो मैं एक कूपन बना के दूंगा कि बच्चों अब जो आपको हर महीने आपको 11th वाली फीस देनी है, आपको हर महीने 100 रुपए कम देना। मान लो मेरी 12th की फीस 850 रुपए है, तो आपको 11th की फीस ही देनी पड़ेगी अगर आपके 90+ मार्क्स आते हैं। तो उस कूपन से क्या हो रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जवाब दो यार। तो ऐसे जो इनपुट टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उससे क्या होता है, इसको बेनिफिट मिल जाता है सप्लायर को। कैसे बेनिफिट मिल जाता है, देखो इसने आगे कस्टमर से कितने का कलेक्ट करा, जल्दी से बताओ कितने का टैक्स कलेक्ट करा, 2420। अब बात आ रही है सबमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यार चलो सबमिशन टू गवर्नमेंट, सेंट्रल को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम जीएसटी को और अच्छे से डिस्कस करेंगे तो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, सेंट्रल के पास भी जाएगा। अब बताइए हम टैक्स पे करेंगे
तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, इधर देख लो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी को मैं खत्म कर रहा हूँ, जवाब दो यार। तो आउटपुट टैक्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म। मैं जा रहा हूं जी गवर्नमेंट को देने, लो जी गवर्नमेंट आप अपना टैक्स पकड़ो। तो आउटपुट टैक्स डेबिट टू जो मेरे पास ऑलरेडी इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, इनपुट टैक्स, उसको मैं क्या कर दूंगा, मैं कहूंगा जी जी गवर्नमेंट ये तो आपको ऑलरेडी दे दिया मैंने, अब मैं जो बैलेंस है ना बच्चों वो मैं किसको पे करूंगा, गवर्नमेंट को पे करूंगा। बात आपको समझ आई है नहीं है, अरे जवाब दो। और ये जो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा जा रहा है 1420 का, यही तो एक तरीके से वैल्यू एडिड टैक्स है, बोलो हाँ है ना। गवर्नमेंट के पास पहले टैक्स कितने का गया बताओ, 1000 का गया, और इस बंदे ने मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू एडिशन करी थी ये बताओ आप मुझे। अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरर ने 10,000 में थोड़ी बेचा सामान, या तो मैन्युफैक्चरर भी सामान 10,000 में ही बेच देता, फिर तो गवर्नमेंट कहती है यार मुझे कोई टैक्स नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो 10,000 की वैल्यू पे ऑलरेडी टैक्स ले चुकी हूँ। अब बताओ इसने अपना क्या करा, इसने अपनी वैल्यू एडिशन करी, 12,000 रुपए ऐड करे, और ये ऐड करे 14,200 रुपए इसने ऐड करे, बोलो हाँ है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो 14,200 तूने ऐड करे हैं, मुझे यही तो एक तेरी वैल्यू एडिशन है, इस पे तूने थोड़ी टैक्स दिया है, तो इस पे भी तो मुझे टैक्स चाहिए। बात समझ में आई है नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास 1420 और चलेगा। ऐसे जब तक आगे जाता रहेगा, अभी होलसेलर से किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास, होलसेलर अपनी वैल्यू एडिशन करेगा, फिर क्या होगा, फिर वो टैक्स चार्ज करेगा। तो गवर्नमेंट कहती है आइटम तो एक ही बिक रहा है, आइटम तो एक ही है, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब अगर एक ही टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहेगा फिर तो भाई कस्टमर तो पिस जाएगा, बोलो हाँ है ना। तभी जीएसटी आया है। जीएसटी आया भी इसलिए है कि जो पहले क्या होता था, एक आइटम के ऊपर जैसे कैलकुलेटर 10 जनों के पास जा रहा है तो हर आइटम पे बार बार टैक्स लगा रहा है। काफी सारा ऐसा होता था कि कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता था, तो कस्टमर के ऊपर लास्ट टाइम तक मल्टीप्लाई हो जाता टैक्स, काफी हद तक बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता था। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स में क्या हो रहा है कि भाई आप खाली जो टैक्स पे करो वो जो आपने वैल्यू एडिशन करी है उस पे खाली टैक्स दो। समझ आया नहीं है। जो पहले वाला बेनिफिट जो आपने इनपुट पे कर दिया है उसको कोस्ट का पार्ट मत बनाओ, उसको कोस्ट का पार्ट मत बनाओ, उसको साइड में रखो और वो उसका तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आई बात, ये नहीं है। और अब आप देखोगे तो ये गवर्नमेंट के पास गया है। सर और थोड़ा समझा दो, बस एक चीज और समझाता हूँ फिर हम आगे। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपका लेवल बन चुका है, ये बेसिक जर्नल एंट्रीज नहीं है। इनको समझने के लिए पहले हमें फंडामेंटल्स भी पता होना चाहिए, गवर्नमेंट का मैकेनिज्म भी समझ में आना चाहिए। पूरा जीएसटी आपके सीए इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ने को मिलेगा, सीए फाइनल लेवल पे आपको पढ़ने को मिलेगा, टैक्सेशन आप वहां पर पढ़ोगे। पूरा बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं ये, 100 नंबर के पेपर हैं इन लोग फाइनल में, तो उसके बच्चों बताओ। लेकिन अकाउंटिंग यहीं पर आपको सीखने को मिलेगी। इवन सीए फाउंडेशन में भी इतनी कुछ खास अकाउंटिंग नहीं है, इंटरमीडिएट में भी कुछ इतनी अकाउंटिंग नहीं बता रखी है जितनी अकाउंटिंग 11th क्लास में डाली हुई है। ध्यान रखना, पता नहीं इनका लॉजिक ही अलग है। 12th में भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है उसका, 11th में सबसे ज्यादा डाली हुई है जीएसटी की अकाउंटिंग। समझ आया। अब बताइए, होलसेलर ने सामान किसको बेच दिया, सॉरी होलसेलर के पास सामान कितने का आया, होलसेलर को सामान पड़ा 26,000। इधर देखो, होलसेलर अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, परचेज करेगा, बोलो हाँ है ना। होलसेलर अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा परचेज की एंट्री, तो ये क्या एंट्री बनाएगा, कहेगा जी मेरे पास तो सामान आ रहा है तो मैं परचेजेज अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और इसने भी तो टैक्स पे करा है। जवाब दो यार। होलसेलर के लिए तो इनपुट टैक्स है, और टू क्या करेगा, अगर इसने कैश पे करा है तो कैश, चेक से पे करा है तो बैंक, अगर बाद में देगा तो सप्लायर क्रेडिटर कुछ भी कर देगा। जवाब दो यार। अब इसके लिए सामान कितने का आ रहा है, इसके बाद 24,200, और ये टैक्स कितने का पे कर रहा है, 2420। नहीं आई बात समझ, बोलो यार। भाई मैं क्या था, मैं यहाँ पर होलसेलर हूँ, होलसेलर ने, सॉरी मैं क्या हूँ, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने किसको बेच दिया, होलसेलर। तो मैंने होलसेलर को बेचा, होलसेलर क्या कहेगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप रजिस्टर्ड पार्टी, मैं भी रजिस्टर्ड पार्टी, मुझे क्या मतलब है। अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं होगा, अगर मान लीजिए ये जो होलसेलर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर उसके लिए इनपुट की कोई वैल्यू नहीं है, फिर उसके लिए इनपुट नहीं है, फिर तो वो क्या करेगा, परचेज में इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि उसे क्रेडिट मिलना ही नहीं है। क्रेडिट किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पार्टी। तभी आप देखना सिस्टम ऐसे बना रखा है कि
एक रजिस्टर्ड डीलर कोई सामान बेचता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जीएसटी नंबर देती है उसी से ट्रैक करती है किसने टैक्स सबमिट कराया नहीं कराया, क्या है क्या नहीं है। अब मैं रजिस्टर्ड हूं, मैंने अनरजिस्टर्ड को बेच दिया, तो अनरजिस्टर्ड कुछ नहीं करने वाला। अनरजिस्टर्ड क्या करेगा, जो इनपुट टैक्स है ना, इसको क्या करेगा बच्चों बताओ, अपनी कॉस्ट में डाल देगा, क्योंकि उसे क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। इसीलिए फिर बंदे अनरजिस्टर्ड से खरीदेंगे भी नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे बताओ, कस्टमर क्यों खरीदेगा अनरजिस्टर्ड से? अबे बताओ 24, ये तो कस्टमर क्या आएगा, इतना महंगा बेचेगा, क्योंकि ये अल्टीमेट अनरजिस्टर्ड वाला बंदा किसको बर्डन शिफ्ट करेगा, कस्टमर को। कम से कम रजिस्टर्ड वाला टैक्स का बर्डन तो नहीं शिफ्ट करेगा। बोलो हाँ है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से समझेंगे तो मुझे लगता है इनपुट का समझ में आया कुछ या नहीं आया। तो जो पार्टी परचेज करेगी अगर वो टैक्स को बुक करेगी तो इनपुट है, जो पार्टी सेल करेगी उसके लिए क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पर आएगा 24,200 जमा का 2420, या आएगा 26,620। समझ में आई बात। अब मान लेते हैं इसने क्या करा, इसने कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी। होलसेलर तो क्या ही बनाता है, कुछ नहीं करता, बस सामान आगे बेचता है। इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, तो बताइए इसके लिए कॉस्ट कितने की थी, सामान 24,200। इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया, और मान लेते हैं ये प्रॉफिट ऐड करता है 10% का। कितना ऐड करता है, 10। तो आप बताइए 10% का अगर ये प्रॉफिट ऐड करेगा तो बताइए कितना आएगा, 2420। तो ये आगे कितने में सेल करेगा, जल्दी से बताओ सेल वैल्यू। ये बेटा मैंने सब समझा रखा है, याद कर लो। जब ये डिस्काउंट वाली एंट्री समझाई थी तब मैंने सब तसल्ली से कराया था। 26,620 याद आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर अब याद आ गया 26,620। अब ये क्या लेगा, आगे बेचेगा, तो आगे बेचेगा तो कौन सा टैक्स लेगा, आउटपुट टैक्स। तो 26,620 इंटू में 10%। अब मान लेता आउटपुट टैक्स की रेट भी 10% है, 2662। ठीक है बेटा, बोलो हाँ है ना। तो 26,620 प्लस में 2662, ये आ जाएगा 29,282। तो नेट अमाउंट इतना लेगा। अब ये क्या एंट्री बनाएगा, जल्दी से बताओ। अगर इसको पैसा मिलेगा हैंड टू हैंड तो कैश डेबिट करेगा, पैसा बाद में मिलेगा तो डेटर बैंक कुछ भी है, 29,282। टू क्या करेंगे हम, सेल्स। टू क्या करेंगे हम, सेल्स 26,620, क्योंकि सही मायने में सेल कितने की है, 26,600। और ये क्या कलेक्ट करेगा, आउटपुट टैक्स। इधर देखो क्या कलेक्ट करेगा, आउटपुट टैक्स। और 2662। समझ में आई बात या नहीं आई है। अब ये जाएगा गवर्नमेंट को, इसको इसके लिए तो लायबिलिटी ये है, बोलो हाँ है ना। आउटपुट टैक्स पे किसी का भी हक नहीं है। अब जब ये गवर्नमेंट को जमा करेगा, सबमिशन टू गवर्नमेंट, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अब जब ये गवर्नमेंट को जमा करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम ये एंट्री बनाएगा, अपना कर्जा खत्म करेगा, आउटपुट टैक्स को खत्म करेगा, 2662। टू क्या करेगा बच्चों बताओ, इसने तो पहले से ही गवर्नमेंट को दे रखा है, कितना दे रखा है, 2420। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो इसने मेरे को दिया था ना, कितने पे करे थे, 2420। तो मैंने किसको पे करा था, गवर्नमेंट। मैंने अपनी जेब से थोड़ी दिया है, मैंने इसके बिहाफ पे तो किसको पे करा है, गवर्नमेंट। तो ये फालतू नहीं कहेगा जी मैं 2420 तो पहले दे दिए, मैं क्यों देता रहूंगा। तो इसी को बोलते हैं क्रेडिट लेना। वो जो इनपुट टैक्स है यही है, आप क्रेडिट मिल गया, और ये बैलेंस क्या करेगा, कैश या बैंक से पे कर देगा। और आप देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, अगर आपको समझ में आया है। ये गवर्नमेंट कहते हैं भाई तूने भी तो वैल्यू एडिशन करी है, मुझे उस पर टैक्स दे दे, बोलो हाँ या ना। और इसने देखो कितने की वैल्यू एडिशन करी थी, 2420 की। हाँ जी, एक और उधर यार, हाँ जी बताओ, इसने भी तो क्या करी है मेरे दोस्तों, वैल्यू एडिशन करी है। बात समझ आई है नहीं है, अरे जल्दी से बताओ। इसने कितने की वैल्यू एडिशन करी है, 2420 की। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार, पहले से चेंज चल रही है, मुझे टैक्स मिल गया, लेकिन जो तू प्रॉफिट कमा रहा है वो तो तेरी स्टेज पे आके हुआ है, वो उस पर थोड़ी टैक्स मिला है। तो इसीलिए जीएसटी को क्या बोला गया, वैट बोला गया। जिस जीएसटी को क्या बोला गया, वैट। क्लियर हो गई बात सारे बच्चों को। अभी हम जीएसटी के फीचर्स भी पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सब कुछ क्या है ये सब बताऊंगा। अभी तक सभी बच्चे समझ लीजिए, एक होता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब व्हेनेवर वी आर परचेजिंग समथिंग, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे हम सर्विस हो, और फिर जो हम टैक्स पे करते हैं और किसी रजिस्टर्ड पार्टी को पे करते हैं, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं उसको, इनपुट। परचेज करते वक्त जब आप सर्विस ले रहे हो, सामान ले रहे हो, एसेट ले रहे हो, तो हम उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। इसीलिए इनपुट टैक्स हमारी एसेट होती है, क्योंकि इनपुट टैक्स का क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। अब याद करो, मेरा माइंड रिकॉल कर रहा है, सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा रखी है।
इसीलिए इनपुट टैक्स ट्रायल बैलेंस में कहा जाता है डेबिट साइड में पड़ा रहेगा। समझ में आया नहीं आया? और अब सेट ऑफ, ये सेट ऑफ ही तो हो रहा है, इनपुट टैक्स का हम सेट ऑफ कर रहे हैं आउटपुट से, मतलब क्योंकि हमें आउटपुट किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट को हमें पे करना है वो सर पे कर्जा होता है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो आउटपुट में से अगर हमने इनपुट ऑलरेडी पे कर रखा है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर बैलेंस जो रहता है दैट इज पेड टू दी गवर्नमेंट। समझ में आई बात या नहीं? ये आपका एक फंडामेंटल था इनपुट आउटपुट के बारे में। मुझे लगता है आप सब बच्चों को क्लियर हो गया है। हाँ जी, तो बच्चों मैंने आप लोगों को, सभी बच्चों को जीएसटी का पूरा बेस थोड़ा सा तैयार किया। इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, सभी बच्चों को समझ में आया। और कोई भी व्यक्ति, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, खाली रजिस्टर्ड पार्टी ही टैक्स कलेक्ट कर सकती है। इनपुट टैक्स का आपको क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। आउटपुट टैक्स हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अगर आपके पास कोई इनपुट नहीं पड़ा हुआ है तो हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इस चीज को आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमारे पास जो है, जब हम जीएसटी की भी बात करते हैं तो जीएसटी हमारे पास 3 तरीके का मिलेगा, ध्यान से समझना। एक जीएसटी मिलेगा सीजीएसटी, कौन सा मिलेगा, सीजीएसटी। एक मिलेगा एसजीएसटी और एक मिलेगा आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल, जो है, जो हम सर्विस टैक्स नहीं है ये वाला वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये वाला जाएगा मोदी जी के पास। ये किसके पास जाएगा, मोदी जी के। और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है ये जाता सेंट्रल के पास ही है, बट इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहता है। समझ में आई या नहीं? अब जब कभी भी आप कोई भी सामान खरीदोगे, किसी रजिस्टर्ड पार्टी से सामान खरीदोगे, तो आप देख लेना, आपको समझ में आ रहा होगा, वहां पर आपको सीजीएसटी भी दिख रहा होगा, एसजीएसटी भी दिख रहा होगा। मैं कल आपको कोई बिल भी दिखाऊंगा, अब तो हमारे पास ऑप्शन है दिखाने का। लेकिन व्हाट इज आईजीएसटी? देखो, हमारे पास जब ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक होती है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस, एक क्या होती है, इंटर स्टेट, और एक कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होती है, विद इन द स्टेट, सेम स्टेट। कौन से स्टेट में बच्चे बताओ, सेम। जब आप सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट के अंदर हमेशा क्या आएगा, सीजीएसटी आएगा और क्या आएगा, एसजीएसटी आएगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया? लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो जा रही है, लेकिन अगर आपकी क्या क्रॉस हो रही है, बाउंड्रीज, मतलब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हो तो उस केस में हमेशा क्या आएगा, आईजीएसटी। जैसे हम दिल्ली से सामान बेच रहे हैं पंजाब में, पंजाब से सामान बेच रहे हैं हम हरियाणा में, या दिल्ली से हम सामान बेच रहे हैं यूपी में, दिल्ली से हम सामान बेच रहे हैं उत्तराखंड में, चंडीगढ़, कहीं पर भी। तो लेकिन अगर दिल्ली से सामान दिल्ली में जा रहा है तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट। समझ में आ गया, नहीं आ गया? अब बच्चों वाली चीज है, सीजीएसटी किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। आउटपुट सीजीएसटी है तो ये हमें गवर्नमेंट को देना है, इनपुट सीजीएसटी है तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? अब हम इसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, आप भी थोड़ा इसी तरीके से समझ लेना। रोटेट तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये रहा सेल्स ऑफ गुड्स विद इन दी सेल ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट। तो इंट्रा स्टेट समझा दिया, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड दी स्टेट। अरे जवाब दो यार। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जी सर ये हो गया। इंट्रा सब कुछ क्लियर है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी इसमें कुछ खास बात ऐसी है नहीं, ये सर आपने बिना चार्ट के अभी आपने ओरली ऊपर ही समझा दिया। अब मेरे दोस्तों थोड़ा जीएसटी के बारे में आपसे पूछ लेगा और ये सब चीजें बातें आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी जब आया था 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब एज्यूम कर लिया था, 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए थे, दुनिया भर के टैक्सेस को हटा के अब एक ही टैक्स बनाया था, जीएसटी। इसीलिए वहां कर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी जाके देखोगे तो वन नेशन वन टैक्स, ये वाली पहले जो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने ये कैंपेन भी चलाया था कि एक कंट्री उसका टैक्स क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। लेकिन वो बात अलग है, अभी यहाँ पर रेट भी काफी सारी हैं, अभी 4-5 रेट्स हैं हमारे में। तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि रेट भी एक ही हो जाए, आने वाले में क्या हो सकता है, रेट भी एक हो, तो फिर काम और आसान हो जाएगा। अभी क्या है, जो अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग तरीके की क्या है, रेट्स हैं। अब मैं जीएसटी तो पढ़ाने नहीं लग जाऊंगा, हमारा काम अकाउंटिंग है, बट जितना बेस तैयार करना था सब कुछ मैंने आपको तैयार कर दिया। अरे बोलो बच्चों। तो जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017, रिप्लेस एग्जिस्टिंग मल्टीपल कास्केडिंग टैक्सेस।
तो कास्केडिंग टैक्सेस का जब जब एक टैक्स के ऊपर, जब एक आइटम के ऊपर टैक्स लगता रहे, उसी को हम कास्केडिंग टैक्स बोलते थे, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट्स। जीएसटी इज लेविड एट एवरी स्टेप इन प्रोडक्शन प्रोसेस बट इज रिफंडेड टू ऑल द पार्टीज इन चेन ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द फाइनल कंज्यूमर। समझ में आया? ये लाइन तो लिख दी इन्होंने 2 लाइन, लेकिन इन 2 लाइन को समझाने के लिए मुझे कितने मिनट लग गए? 30 मिनट लग गए। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोलो। जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर जाता है? फाइनल कंज्यूमर। तो ये वही तो बात कह रहे हैं, जीएसटी हर स्टेप पे लगेगा। मैन्युफैक्चरर ने वो खरीदा, सामान खरीदा, लग गया जीएसटी, अरे हाँ है ना? फिर मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा, होलसेलर को जीएसटी लगा। तो कह रहा है जीएसटी हर एक स्टेप पर लगेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन हर स्टेप पे रिफंड कर दिया जाता है ऑल पार्टीज को। इसका मतलब है इनपुट का क्रेडिट मिल जाता है। अरे बोलो। जो मैं प्रोसेस समझा के आ रहा था। और लेकिन एक्सेप्ट किसको नहीं मिलता है? फाइनल कंज्यूमर आगे बेचता ही नहीं है। अगर आगे बेच देगा वो कंज्यूमर नहीं बचा, फिर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और जीएसटी आर डिवाइडेड इनटू 5 टैक्स स्लैब रेट्स। तो ये आपके पेपर में आ सकता है। कितनी स्लैब रेट्स है? 5 एमसीक्यू में 5, 0, 5, 12, 18, 28। कैरेक्टरिस्टिक्स इसको पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट आर, मतलब पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सब हटा दिया, अब एक ही टैक्स बना दिया जीएसटी। सेंटर एंड स्टेट विल स्टोर जीएसटी रेवेन्यूज 50-50 रेशियो। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर विद इन द सेम स्टेट हो रही है तो ध्यान रखना, अगर जीएसटी की रेट 10% है तो 5% सीजीएसटी है और 5% एसजीएसटी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि ये बच्चों मैं फिर बहुत डिटेल में हो जाएगा, इसका लॉजिक समझाने लगूंगा। अभी आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई आइटम 100 रुपए का बिक रहा है कैलकुलेटर, उस पर 10 का अलग से टैक्स लिया जा रहा है, 110 का, तो क्या होगा? 5 रुपए का टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 5 रुपए का टैक्स किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अपने हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, जैसे आप दिल्ली में देखोगे स्कूल्स आ जाएगी, ये बसेस वगैरह का डिपार्टमेंट, ट्रैफिक का डिपार्टमेंट आ जाएगा, हॉस्पिटल्स भी आ जाएंगे, ये वाइन वगैरह का सारा स्टेट के अंडर में रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अपनी चीजें रहती हैं। समझ में आई बात या नहीं है? तो अगर आप विद इन द सेम स्टेट कोई भी सामान आप देख रहे हो तो 50% टैक्स किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास, और 50% किसके पास जाएगा? स्टेट के पास। जीएसटी बिलोंग्स टू वैट फैमिली एज टैक्स रेवेन्यू आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैट। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को भी तसल्ली से समझाया। बोलो हाँ या ना? अरे जवाब दो यार। जीएसटी को वैट क्यों बोला गया? इस पे अगर कोई लिखने के लिए बोल दे तो आपको पूरा वो चार्ट एक्सप्लेन करना है कि जीएसटी वैट क्यों है। समझ में आया? और देखो साफ साफ लिखा है, जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी एंड दस जीएसटी इज लेविड ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। बोलो वही सारी बातें लिखी है नहीं लिखी है? अरे जवाब दो। तो सर ये तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया और जो मेरी कॉन्सेप्ट्स को वर्ड्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अरे बोलो। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं कर सकते तो भी यस सर बोलो। जीएसटी इंटीग्रेट्स गुड्स एंड सर्विसेज इनटू वन यूनिफाइड टैक्स डिजाइन। अर्लियर गुड्स एंड सर्विसेज वर इम्पोज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड डिफरेंट। पहले अलग अलग होता था, पहले कहीं वैट लग रहा है, कहीं सीएसटी लग रहा है, अब एक ही सिस्टम बना दिया है भैया, एक ही जीएसटी कराओ। जीएसटी प्रपोज 4 टायर रूट स्ट्रक्चर। टैक्स स्लैब रेट है 5, 12, 18, 28, 0%। ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जीएसटी हैज ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस एंड मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। आसान हो गया यहाँ पर, आप क्या कह सकते हो? इजी हो गया। लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या हो गया? कम हो गया। पहले अलग अलग टैक्सेस होते थे तो सिरदर्दी होती थी, तो लोगों का टैक्सेस का काम थोड़ा बढ़ जाता, एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ जाता था। अरे बोलो हाँ या ना? जैसे मैं चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली ये चाहता हूँ कि मैं खाली फोकस करूँ पढ़ाने पर, कंटेंट क्रिएट करने पे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूँ, मैं नहीं चाहता मैं फीस देखूँ, मैं नहीं चाहता कि मैनेजमेंट ये सब चीज़ें करूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, हम अपने मेन चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। वैसे ही मान लो अगर हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा बिजनेस है किसी सामान को बेचने का, ठीक है, अब मेरा बिजनेस है टी शर्ट्स बेचने का, मेरे पास कस्टमर ही कस्टमर आए हुए हैं और मैं फंसा पड़ा हूँ जीएसटी के रिटर्न्स में, इनकम टैक्स के वो जो है कंप्लायंसेस में, बिल कैसे बनाना है। तो अब क्या हो गया, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, अब क्या करा, एक ही डिपार्टमेंट कर दिया जीएसटी। भाई काम तो करना ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या होगा, जीएसटी ने थोड़ा काम आसान कर दिया है। जीएसटी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ जीएसटी पेड, जीएसटी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी कॉस्ट ऑफ गुड्स की जो है गुड्स की कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि जीएसटी का क्या मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है। अरे बात समझ आई है नहीं? अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो कोई भी चीज क्या होगी, बहुत महंगी हो जाएगी।
जीएसटी एंश्योर टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग, टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस विल इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आल्सो इन कंट्री। तो जीएसटी के आने से अब भाई अब हमारी कंट्री का एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो रहा है, मल्टीपल टैक्सेस नहीं, तो बाहर के भी जो बिजनेसमैन हैं वो सोचेंगे क्यों ना हम भी क्या करें, इंडिया में अपना सेटअप लगाए। वरना तो बाहर का बिजनेसमैन सोचता है अरे हम क्यों लगाए, सारा का सारा तो पैसा कौन ले जाएगी, गवर्नमेंट ले जाएगी। हम तो फिर भी ये सोचते हैं अरे चल गवर्नमेंट भी हमारी है, हमारी तो कंट्री है, हमारी तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, जाने दे यार कोई बात नहीं। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आने से पहले 10 बार सोचता था अरे भाई सारा तो पैसा कौन ले जाएगी, गवर्नमेंट, हमारी कंट्री को क्या फायदा हो रहा है। अरे बोलो हाँ है ना। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, बाहर के बंदे, ठीक है। आगे जाकर आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा। और जीएसटी इंटीग्रेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनटू वन यूनिफाइड टैक्स रिजिम बाय एलिमिनेटिंग वेरियस अननेसेसरी इनडायरेक्ट टैक्सेस। मजा आ जाएगा बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना, दोबारा देख लेना वीडियो को, समझ में नहीं आया तो इतनी शॉर्ट वीडियो में इतने कम टाइम में कंटेंट कवर होता नहीं है जनरली। GST is levied under the following three types: CGST, SGST, integrated GST. Both CGST are levied on intrastate, सब कुछ समझा दिया। CGST और SGST कब आएगा, बोलो बोलो, जब ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगी। इंट्रा स्टेट क्या होगी, विद इन द सेम स्टेट, और अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो रही है तो IGST आएगा। तो एट हाफ ऑफ द प्राइस का ये सब समझा रखा। अगर जीएसटी की रेट 18% है तो 9% CGST, 9% SGST। CGST indicate the share of the central government while SGST indicate the share of state government। मजा आ गया सर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, हमारे इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, आप लोगों को पता होगा, आई थिंक 7 यूनियन टेरिटरीज है, देख लेना, मैं तो भूल जाता हूँ। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी वगैरह करके भी है कुछ, अमनदीप और ये अंडमान निकोबार वगैरह, ये सब चीजें है ना। नहीं, जम्मू कश्मीर तो नहीं है, स्टेट है। तो इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, बातें नहीं, यूनियन टेरिटरी, तो वहां पर ध्यान लगना, वहां पर क्या लगेगा, UTGST लगेगा, ठीक है। वहां पर CGST SGST के बदले UTGST। अब यूनियन टेरिटरी में क्या रहता है, गवर्नर रहता है, वहां पे क्या रहता है, मिनिस्टर नहीं रहते, जैसे हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यूनियन टेरिटरी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही आती है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। जैसे जो हमारी किरण बेदी है, जो पहले हमारी IPS थी शायद ना, हाँ, वो शायद पांडुचेरी की पहले वो रही है गवर्नर वगैरह। अब का मुझे पता नहीं है, मेरी जीके वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ जो भी बोल लो, मैं तो पांडुचेरी बोलता हूँ। हाँ मतलब याद रखने के लिए यार, बाकी आप जो भी है। अच्छा जी, अब समझेंगे हम IGST। IGST ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज IGST बताओ, ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज IGST, कब लगेगा IGST, जब हम इंटरस्टेट, जब हम कौन सी ट्रांजैक्शंस करेंगे, इंटरस्टेट। और इंटरस्टेट क्या होते हैं, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। मजा आ गया सर, मजा आ गया। GST पेड इज कैटेगराइज्ड इनटू इनपुट और इनपुट CGST, इनपुट UTGST, इनपुट IGST। तो ये सीधी सी बात है यार, ये तो हमें सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हम ट्रांजैक्शन कौन सी कर रहे हैं। जवाब दो यार। अब देखो, GST पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड, ये बात सही बच्चों को समझना है। इस वाले चार्ट को आप एक बार क्लियर कर लीजिए, CIS, इस चीज को आप समझ लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक होता है इनपुट और दूसरा क्या होता है मेरे दोस्तों, आउटपुट। एक होता है इनपुट और दूसरा क्या होता है, आउटपुट। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि इनपुट CGST है तो पहले हम उसको कहां से सेट अप करेंगे, आउटपुट CGST, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। फिर भी अगर बच जाता है तो हम उसको कहां से सेट अप कर सकते हैं, आउटपुट IGST। इनपुट IGST पहले इससे सेट अप होगा फर्स्ट, फिर बच जाता है तो आउटपुट। इनपुट IGST के अंदर ना दोनों होते हैं, CGST भी होती है और SGST। तो इनपुट IGST पहले आउटपुट IGST से सेटअप होगा, फिर किससे सेटअप होगा, आउटपुट CGST से। फिर भी अगर बच जाता है तो हम उसको कहां से सेटअप कर सकते हैं, आउटपुट SGST। इनपुट SGST किससे सेटअप होगा, आउटपुट SGST से। बच जाता है तो आउटपुट, लेकिन वो S वाला C से सेटअप नहीं हो सकता। अब देखो सारे बच्चे, इनपुट IGST पेड कहां सेटअप होगा, अगेंस्ट, दिख रहा है सब बच्चों को। इनपुट IGST तो कहां से भी हो जाएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है, आउटपुट IGST। दूसरी प्रायोरिटी क्या है, आउटपुट CGST। तीसरी प्रायोरिटी क्या है, आउटपुट SGST। सेटअप अगेंस्ट। अब इनपुट CGST कहां से सेटअप होगा, ध्यान रखना, इनपुट CGST है तो सबसे पहले तो कहां से सेटअप होगा, आउटपुट IGST से। इनपुट CGST तो पहले आप CGST से सेटअप कर दो,
ज्यादा बेटर है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको लो, सेकंड प्रायोरिटी आउटपुट आईजीएसटी। देखो वो कह रहा है कि आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। इनपुट एसजीएसटी, पहले आउटपुट आईजीएसटी कह रहा है, अगर बच रहा है फिर आउटपुट एसजीएसटी, तो ऐसे कह रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बातें नहीं। एंट्रीज तो मेरे दोस्तों बच्चों वाली चीज है, एंट्रीज में कभी भी आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एंट्रीज मैंने आपको पहले ही फाउंडेशन बना दी है। समझ आया नहीं है? देखो बस सर अब मुझे टाइम नहीं लगे, देखो एंट्री बनाते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदेंगे तो क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी। ये ध्यान रखना विद इन सेम स्टेट है, विद इन सेम स्टेट। अब मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कभी जिंदगी में कि मेरे को सर जीएसटी नहीं आता है, ध्यान रखना, नहीं आता है तो मेरे को मत बोलना नहीं आता है, तो पूछ लेना, खुद नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में नहीं आएगा फिर बच्चों को। अब अगर ये सेट ऑफ हो जाता तो ठीक है, नहीं सेट ऑफ हो जाता तो जनरल से क्या बनेगी? लेजर। लेजर में जाएंगे तो इसका डेबिट बैलेंस बनेगा, और डेबिट बैलेंस बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एसेट। क्योंकि आप सब बच्चों को लेजर भी आ, इतना 12th वाले बच्चों को ही पता नहीं है, और इतना ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी नहीं पता रहता है, क्योंकि हम करते ही नहीं है इतनी चीज। जिसने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है उसको तो पता रहेगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगी सारी चीजें। इवन सीए फाउंडेशन तक की बुक में इतना कंटेंट नहीं है जितना आपकी 11th में है। डेटा, अब सामान सेल कर रहे हैं तो सेल क्रेडिट हो गया, रेवेन्यू, अरे बोलो हाँ है ना, ये हमने कलेक्ट किया है तो ये लायबिलिटी। ये सीजीएसटी एसजीएसटी कब आ रहा है? ये सेम स्टेट में हो रही है, सामान कहां पर सेल हो रहा है? सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में होगा तो ये सब आएगा, बोलो हाँ है ना। फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सर जी एक्सपेंसेस में भी जीएसटी, बिल्कुल। बिजली का बिल पे करके देखो, वहां मिल जाएगा आप लोगों को, मोबाइल का बिल देखो मिल जाएगा, तो एक्सपेंसेस डेबिट। सर्विस ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? सर्विस। और सर्विस में हमेशा कौन सा टैक्स आएगा? इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू बैंक। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज फ्री सैंपल, बेटा ध्यान रखना, माल बिका भी नहीं, माल चला गया, तो ऐसे केस में जो आपने इनपुट पे करा है उस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको क्रेडिट तभी देंगे पहले आप सामान को आगे सेल करो, हमारा जो चेन है वो चेन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुमने सामान आगे बेचा ही नहीं, जवाब दो यार। अब मान लो मैं 1000 टी शर्ट खरीद के लाया, कितने टी शर्ट खरीद के लाया? 1000 में से 100 टी शर्ट मैंने दान में दे दी, तो मैंने टैक्स तो 1000 के 1000 पे करा है, बोलो बच्चों। अब जो 100 टी शर्ट मैंने दान में दे दी, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट कहती है भाई तूने 100 टी शर्ट दान में दे दी, इस पे तूने टैक्स तो लिया नहीं। अब जब तूने इस पे टैक्स नहीं लिया तो हमारा जो चेन सिस्टम चल रही है वो तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब तुम सोचो इसका क्रेडिट दे दो, जवाब दो यार। तुम सोचो इसका क्रेडिट दे दो 100 टी शर्ट का, तो गवर्नमेंट कहेगी हम नहीं देंगे क्रेडिट। क्रेडिट लेने के लिए कंडीशन रहती है कि जो आप सामान बेच रहे हो वो भी टैक्सेबल होना चाहिए, वो सामान क्या होना चाहिए? उस पे आपने टैक्स मिला। जब तक आउटपुट आप टैक्स नहीं कलेक्ट करोगे तब तक मेरे दोस्तों ध्यान रखना आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? ही नहीं। अब मान लो मैं 100 टी शर्ट खरीद के लाया और एक टी शर्ट में 10 टी शर्ट मैंने अपने घर वालों को दे दी कि तुम पहनो टी शर्ट, तो ध्यान रखना उन 10 टी शर्ट्स पे गवर्नमेंट कोई भी क्रेडिट नहीं देगी। गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम ही फाइनल कंज्यूमर बन गए। समझ में आई बात या नहीं? तो इसलिए मेरे दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, ये अच्छों को नहीं पता रहती ये वाली एंट्रीज, तो भाई बड़ी बढ़िया चीज होती है ये। तो माल बिकेगा नहीं तो आपने जो इनपुट टैक्स पे किया था दैट इज कैंसिल, उसको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट पे टैक्स नहीं लिया गया है और गवर्नमेंट अपनी चेन सिस्टम को खराब नहीं करेगी। उसी तरीके से परचेज रिटर्न है, जो आपने सामान ही वापस कर दिया तो उसका भी आपको जो क्रेडिट जो आपने बुक करा था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। समझ आया नहीं है? अभी बच्चों वाली चीजें नहीं चल रही है, अब आपसे माना जा रहा है कि आपका लेवल है तो आपको चीजें समझ में आए। मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आएगी, वीडियो आएगी, मैं तो कहूँगा सेव करके परमानेंटली जिंदगी भर के लिए इसको रख लेना। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? क्योंकि बहुत काम की चीज है, कभी भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे बहुत हेल्प करेगी। कल को टैली में आप काम करने जाओगे ये बहुत सब चीजें काम आएंगी। सेल्स रिटर्न, कस्टमर ने सामान वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सेल्स क्रेडिट हुई थी, सेल्स रिटर्न डेबिट। और जब हमने सेल करी थी तो कौन सा टैक्स बुक करा था? आउटपुट से। अब सेल्स ही वापस हो गई तो हम क्यों पे करेंगे गवर्नमेंट को? हम कहेंगे जी हमारी तो सेल ही नहीं हुई है, तो आउटपुट सीजीएसटी को भी क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। अरे बोलो बेटे। फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक के वेंडर। है ना बच्चों वाली चीज? अरे बोलो। और सेट ऑफ मैंने ऑलरेडी समझा दिया, इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ कर रहा हूं, आउटपुट सीजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी के बैलेंस क्रेडिट खत्म कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। और इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस डेबिट, सेट ऑफ कर रहे हैं क्रेडिट।
फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी के बैलेंस क्रेडिट, खत्म करेंगे तो डेबिट टू इनपुट, इसके बैलेंस डेबिट होते हैं क्रेडिट। रिवर्स सेट ऑफ चल रहा है, क्या चल रहा है, सेट ऑफ। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट, अब भैया इतना तो तुम्हारे पास इनपुट है नहीं कि खाली इनपुट से ही काम चल जाए, जवाब दो यार। नाउ यू हैव टू पे टैक्सेस टू दी गवर्नमेंट, तो अब एंट्री क्या होगी, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, जो जो बचा है वो पेमेंट टू बैंक। अरे बोलो हाँ या ना, मजा आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। अब इसको सेट ऑफ करोगे घर पे, जी सर, इसको आप ट्राई कर लेना, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। और ये इस इलस्ट्रेशन को ट्राई करना, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। भाई सप्लीमेंट्री मटेरियल इन्होंने काफी अच्छा बनाया, दैट इज रियली, ये एक अप्रिशिएबल चीज है बच्चों। समझ में आया नहीं आया, बहुत ही बढ़िया, सारे क्वेश्चंस ट्राई करना। और 11th वाले बच्चे तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हारे पेपर में सब कुछ इसी में से आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक अब जीएसटी का भी चक्कर खत्म। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे स्पेशल पर्पस बुक, अब मुझे किसी भी चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, पूरा फुल कोर्स बाय करना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू।